नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और देश की बात में आज सबसे पहले उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की बात करेंगे। और आपको ये जरूर बता दें कि पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सस्पेंस खत्म जब हुआ था तो उसके बाद से ही प्रधानमंत्री ने जब कहा कि पुष्कर धामी बनेंगे मुख्यमंत्री, तभी से उनके चेहरे पर वो रौनक देखने को मिली थी जिस रौनक की अपेक्षा एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस समारोह में शिरकत की। कार्यकर्ताओं के जोश से भाव विभोर हुए पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुष्कर धामी के मंत्रियों की खास बात क्या है, धामी की किस बात से सियासी हलचल मची हुई है, ये भी आप जरूर जानना चाहेंगे और ये खबर भी आज आपके सामने होगी। उधर उत्तर प्रदेश में योगी के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज है। जहां आज पुष्कर धामी ने शपथ ली है, वहीं दूसरे एक ऐसा नेता जो कि इस वक्त बीजेपी में सबसे कद्दावर नेता के रूप में जाना जा रहा है, वो है योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन वो 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के शपथ लेने वाले हैं फिर से एक बार। और इस वजह से पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल सा दिख रहा है और इसी माहौल का जायजा देश की बात में उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और हम जानेंगे कि कैसा होगा योगी का नया मंत्रिमंडल और क्या होगा भावी पूरी संकल्पना योगी की और रणनीति कौन सी होगी जिस पर योगी काम करने वाले हैं। उधर संसद के बजट सत्र की भी बात होगी, महंगाई की बात होगी, हमारे और आपके जो जेब में सेंध लगी है उसकी बात होगी। ईंधन, गैस सिलेंडर और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर सदन में कैसे विपक्ष और सरकार के बीच तकरार हुई, ये तस्वीर भी दिखाएंगे हम। और साथ ही में ये भी देखेंगे कि आम लोगों की हालत कितनी पस्त हो रही है इस महंगाई से। उधर बात करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव की। बीजेपी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनौती क्यों दी है और इस चुनौती के लिए उन्होंने क्या कहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे जिस तरह से नगर निगम को एक कर दिया गया है दिल्ली में, क्या बीजेपी की खास रणनीति है, इसको भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ये आज शहीद दिवस है तो आपको हम भगत सिंह और सुखदेव को याद किए बिना कैसे रह सकते हैं, तो आज उन शहीदों को भी नमन करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। चलिए शुरुआत करते हैं देश की बात के इस नए सफर की। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर धामी ने आज शपथ ले ली है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने से पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐलान करके सियासी धमाका कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह था पुष्कर सिंह धामी का, लेकिन महफिल लूट ले गए योगी आदित्यनाथ। योगी मंच पर जैसे ही पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने योगी योगी के नारे शुरू कर दिए। उत्तराखंड के मूल रूप से निवासी रहे योगी को लेकर सबसे खासा उत्साह था। उत्तराखंड में मूल रूप से निवासी रहे योगी को लेकर सब में खासा उत्साह था। योगी ने भी मंच से सबको हाथ हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही बाद में उत्तराखंडी टोपी पहने पीएम मोदी पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे शुरू कर दिए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। वहीं बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी समारोह में मौजूद रहीं। पुष्कर सिंह धामी को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। धामी उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। उत्तराखंड कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेता सतपाल महाराज ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। धामी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में 5 बार के विधायक और बीजेपी सरकार में स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ली। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नाम्ना शपयेद अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयसि। अग्रवाल के अलावा 4 बार के विधायक रहे गणेश जोशी, संघ के करीबी माने जाने वाले धन सिंह रावत, लोकदल और कांग्रेस से बीजेपी में आकर पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहे सुबोध उनियाल को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सुबोध उनियाल मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के सलाहकार भी रहे हैं। उन्हें अपनी निष्ठा बदलने का इस बार भी पुरस्कार मिला। वहीं महिलाओं में उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा पिछोर पहनकर आई रेखा आर्या ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रेखा आर्या बीजेपी सरकार के पिछले 3 मंत्रिमंडल में लगातार मंत्री रही हैं। इनके बाद बागेश्वर की आरक्षित सीट से लगातार 4थी बार जीत कर आए चंदन रामदास को भी पुष्कर धामी के नए मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है। तो कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आए विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी बीजेपी ने पुरस्कार दिया। समारोह में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी मंत्रिमंडल से उत्तराखंड के विकास का लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद जताई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड राज्य को एक नई ऊंचाई देने में उनका यह मंत्रिमंडल पूरी तरह से कामयाब होगा। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के मौके पर पुष्कर धामी ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता के बीजेपी के संकल्प को पूरा करने का ऐलान कर सियासत गरमा दी है। जाहिर है कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी शुरू कर दी है। बहरहाल शपथ ग्रहण भले ही धामी मंत्रिमंडल का रहा हो, लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र आखिर तक योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल और उसके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। इस सिलसिले में राज्य के सभी जिलों, शहरों, तहसीलों, कस्बों और गांवों के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग्स और झंडे बैनर लगाए गए हैं। लखनऊ में 25 मार्च को होने वाले योगी सरकार के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने का पार्टी ने फैसला लिया है और किस तरह से इसे ऐतिहासिक बनाया जा रहा है, इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। ये तैयारियां ऐसी हैं कि शपथ ग्रहण वाले दिन उत्तर प्रदेश के हर जिले, शहर, तहसील, कस्बे और गांव के मंदिरों में घंटे बजेंगे, आरती होगी और लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना होगी। साथ ही राज्य के सभी मठ मंदिरों से साधु संतों को शपथ ग्रहण के लिए लखनऊ आने का बुलावा भेजा गया है। पार्टी की ओर से यहां तक निर्देश दिए गए हैं कि लखनऊ आने वाले हर कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी पर झंडे लगाकर आना होगा। समारोह में प्रदेश के सभी जिलों, मंडल और शक्ति केंद्रों तक के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए बाकायदा जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सूची बनाकर प्रदेश मुख्यालय में भेजें ताकि उसी अनुसार व्यवस्थाएं की जाएं। बीजेपी के निर्देश के मुताबिक तय हुआ है कि जिस दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसी दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यकर्ता अपने अपने इलाके के मंदिरों में लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के मुताबिक भारतीय हिंदू सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्यक्रम से पहले पूजा अर्चना तो होती ही है। फिर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण जैसा पुनीत कार्यक्रम हो तो कार्यकर्ताओं का मंदिर में लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना करना स्वाभाविक है। शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र से 2-2 कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले यानी 24 मार्च को ही लखनऊ बुलाया गया है। पार्टी ने निर्देश दिया है कि लखनऊ आने वाले सभी कार्यकर्ता जो अपने वाहनों से आ रहे हैं वो गाड़ियों पर झंडा लगाकर आएं।
इसके अलावा राज्य के सभी जिलों के प्रमुख चौराहों, बाजारों में होर्डिंग लगाने और उसे पूरी तरीके से सुसज्जित करने का भी निर्देश दिया गया है। बीजेपी की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश के मठ मंदिरों के साधु संतों की सूची बनाकर उन्हें शपथ ग्रहण में लाने के लिए कहा गया है। इसकी जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों से लेकर मंडल अध्यक्षों तक को सौंपी गई है। बीजेपी सिर्फ मठ मंदिरों के साधु संतों को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख वर्गों के लोगों को भी लखनऊ आमंत्रित कर रही है। इसमें समाज सेवी, साहित्यकार, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर समेत हर वर्ग और समुदाय के लोग शामिल हैं। लखनऊ पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश कार्यालय से ही सभी लोगों के लिए आमंत्रण कार्ड और प्रवेश पत्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वैसे आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने महंगाई, ईंधन और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा कराने की मांग की है, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा में भी इसी मांग को लेकर विपक्ष के विरोध का सामना पक्ष को करना पड़ा। इससे पहले गांधी जी की प्रतिमा के पास भी विरोधी दलों ने ईंधन और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। एक दिन पहले भी विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर दोनों सदनों में अपना विरोध जताया था। अब विपक्ष के पास संसद के बाहर ध्यान में डूबी गांधी प्रतिमा को ही अपना दुखड़ा सुनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर संसद की गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होनी ही थी, क्योंकि चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। खड़गे ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद कीमतें बढ़ा दी गई है। हम ये चाहते हैं जो ये मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था, तब वो लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये आज सच हो रहा है। वहीं राज्यसभा में बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही टीएमसी, शिवसेना और कांग्रेस ने ईंधन की बड़ी कीमतों को लेकर चर्चा की मांग की थी। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों की मांग को खारिज कर दिया था। इसी वजह से राज्यसभा में हंगामा हुआ। टीएमसी के सांसद डोला सेन, कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल और केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में पेट्रोल, डीजल की एलपीजी की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत निलंबन नोटिस दिया था। महंगाई को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अचानक बढ़ोतरी के बारे में चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद किया और सदन ने कुछ पल मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि एवं महंगाई का मुद्दा उठाया और आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने हालांकि शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल चलाया। इस दौरान सदस्यों ने इस्पात, रेल, कपड़ा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने इनके जवाब भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के विरोध करने पर नसीहतें भी दी। सदन आपका है, आपने चुनकर भेजा है। आप इन विषयों पर भी बुनियादी सवाल उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाएं, आप इस विषय पर सीट पर जाएं। मैं आपको इस बुनियादी सवाल पर भी आपको मौका दूंगा, लेकिन सदन को नियोजित तरीके से
बुलाना ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुसार नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कर जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, ये उच्च सदन की मर्यादा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। वहीं सरकार रूस और यूक्रेन के युद्ध को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। जिस तरह से पूरी दुनिया का बाजार बेहाल हुआ है, जिस तरह से पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है, भारत प्रभावित न हो ये असंभव चीज है। 80% से ज्यादा ऑयल जो है वो हमें बाहर से लेना पड़ता है और उसका इम्पैक्ट आज युद्ध की वजह से, यूक्रेन युद्ध की वजह से आज जहां पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, अब 20% से ज्यादा यूके में बढ़ा है, 20% से ज्यादा यूएस ने बढ़ा, इसी दौरान बढ़ गया है, जर्मनी का बढ़ा है और भी जितने भी देश हैं सब प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर 1% से भी कम जो है वो इसका प्रभाव अभी पड़ने दिया गया है। लेकिन विपक्ष सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी साथ खड़े नजर आए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की थी कि इस पे चर्चा हो कि क्या कारण है भारत सरकार बार बार डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा रही है, पर उस चर्चा को कल अलाउ नहीं किया गया। आज भी ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको उठाया, आज भी अलाउ नहीं किया गया। पर मेरा ये मानना है क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और जवाब नहीं है इसीलिए वो चर्चा होने नहीं दे रहे। अगर ये चर्चा होती तो ये बात बिल्कुल देश के सामने आ जाती कि ये जो बार बार दाम बढ़ाया जा रहा है ये एक तरह का लूट है। वहीं बीजू जनता दल के सांसद भी महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। देखिए, हम तो पहले से ही मानते हैं कि ये जो प्राइस रेज हुआ है जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, सब चीजों में बढ़ा हुआ है, तो इसमें मिडिल क्लास हुआ और जो गरीब तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में जो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक्साइज ड्यूटीज में बहुत बढ़ोतरी हुआ है उसको तो कम करना चाहिए। मंगलवार को भी विपक्ष ने सदन के दोनों सदनों में महंगाई और ईंधन के दामों में बढ़ोतरी पर अपना विरोध जताया था। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद के बाहर सड़क पर भी महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बड़ी खबर एक और कि दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बीजेपी एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो निगम का चुनाव अभी कराए और जीत कर दिखाए। अगर वह जीत जाती है तो अरविंद केजरीवाल ने ये स्पष्ट घोषणा की है कि वो राजनीति छोड़ देंगे। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवाकर और जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। केजरीवाल ने कहा कि आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को आज फांसी पर लटकाया गया था। तीनों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देश आजाद हुआ, एक संविधान बना। संविधान में जनता को पूरी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकार चुने और वह सरकार जनता के सपनों को पूरा करे। पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वह एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव टाल रही है। कल को गुजरात का चुनाव होगा, एक चिट्ठी लिख देंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने जा रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव मत कराओ। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी तो एक चिट्ठी लिख देगी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव मत कराओ।
तो अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश अनुसार दिल्ली के तीनों नगर निगमों का चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है, जिस पर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बीजेपी को जमकर घेर रही है। आपका दावा है कि बीजेपी उनकी पार्टी से डर रही है, इसलिए उन्होंने चुनाव को टाल दिया। दरअसल केंद्र सरकार दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्व दिल्ली नगर निगम का विलय करके दोबारा दिल्ली नगर निगम को स्थापित करना चाहती है, जिससे आप बेहद खफा नजर आ रही है। आपका कहना है कि इससे दिल्ली नगर निगम में सीटों की संख्या कम हो जाएगी, जिस कारण एक बार फिर से सभी वार्ड के परिसीमन का कार्य शुरू होगा, जो लंबे समय तक चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सियासत अपने तरीके से चल रही है और जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि कहीं रंग उत्सव का है, खुशियों का है, शपथ लेने का है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई का है, तीसरी तरफ नई सियासी चालों का है, नई सियासी तैयारियों का है। बात करते हैं बिहार के एक लंबित पड़े केस की। बिहार के मुजफ्फरपुर समेत दूसरे आश्रय गृह में लड़कियों, नाबालिगों के शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 2 हफ्ते में ये बताने को कहा है कि उसने लापरवाही बरतने वाले अपने अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की है। वहीं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सीबीआई की सिफारिशों के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा है। सीबीआई ने कहा है कि जांच पूरी हो गई है। 19 लोगों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया है। मुंबई की संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की टीम ने मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह से 21 लड़कियों के साथ यौन शोषण का खुलासा किया था। इसके बाद पुलिस की जांच में ये सामने आया था कि शेल्टर होम से 6 लड़कियां गायब हो गई हैं। वर्ष 2013 से 2018 के बीच ये पीड़ित लड़कियां गायब हुई थीं। इसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पहले तो मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गायब हुई लड़कियों का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई जांच में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सीबीआई जांच में शेल्टर परिसर में हड्डियां बरामद की गईं। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों पर सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। मामले पर पहले पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद मामला दिल्ली के साकेत कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और आज भारत में शहीद दिवस मनाया जा रहा है और ये शहीद दिवस न केवल महज एक दिन है बल्कि याद है उन तमाम शहीदों का जिन्होंने हंसते हंसते जन्मभूमि की गरिमा के लिए, जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए आज देश उन्हें बार बार नमन कर रहा है। तो भगत सिंह की अगर बातों को याद किया जाए तो वो ये था कि ऐसा नहीं कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था, बल्कि मैं भी जीवन को जीना चाहता था। लेकिन आज धीरे धीरे मैं उस जगह पहुंच चुका हूं जहां मैं एक जीवन नहीं बल्कि कई जीवन जीऊंगा अपने देश के सपूतों के साथ। और देश की आजादी के लिए ये शब्द कहने वाले भगत सिंह ऐसा नहीं कि अकेले थे। आज उन्हीं शहीदों को याद करते हुए देश की बात में इतना ही। नमस्कार।